थैंक यू सोनम। एंड आज दिन भर सुबह से हम एमएसएमई सेक्टर, इंडस्ट्री पॉलिसी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का उसमें रोल, और अंत में हमने मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई मिनिस्टर से खुद इनिशिएटिव्स के बारे में पूछा। और अब इस अंतिम सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव स्वयं हमारे साथ है। उनका विजन विकसित मध्य प्रदेश का, विकसित भारत के लिए शेयर करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। एक ऐसे व्यक्ति जो जरूरत पड़ती है तो जमीन पर डंडा चलाना भी जानते हैं और डावोस में जाकर मध्य प्रदेश का झंडा भी गाड़ते हैं। तो जमीन से जुड़े हुए हैं लेकिन ग्लोबल विजन के साथ मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए तैयार है। तो जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप ही के होम स्टेट में। हमको ऑर्गेनाइजर को ये कॉन्क्लेव, हमने सोचा कि इस बहाने एमएसएमई सेक्टर को लेकर आप जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए हैं, उस बहाने इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को बुलाए, उनके साथ बैठे, एक वाइट पेपर तैयार करें। और अगर ऑर्गेनाइजर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स पॉलिसी इश्यूज पर करता है, आज गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी भाजपा के इकोनॉमिक अफेयर्स सेल के कन्वेनर है, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। वो इसको हमको आगे वाले सेशन में ड्राफ्ट करने में मदद करेंगे बाकी सब लोगों के साथ। तो मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहता हूं, पिछले सप्ताह ही माननीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे कार्यक्रम में रायपुर में आए थे और उन्होंने ऑर्गेनाइजर के मंच से ही घोषणा की कि हमने बीमारू शब्द को भारत के नक्शे से मिटा दिया है। तो क्या ऐसे कारण रहे कि जो एक तो बीमारू का टैक्स था या तो कृषि प्रधानता का टैक्स था? मध्य प्रदेश की अपनी एक विशेषता रही है, मध्य प्रदेश ने 12% से ज्यादा एग्रीकल्चर में भी बहुत लंबे समय तक कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन क्या ऐसा कारण रहा कि उसकी विजन को आप इतने कम समय में बदल पाए और इंडस्ट्री फोकस, और अब तो एआई, फार्मा, सभी चीजों में, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इसमें भी आप चीजों को लेकर आए? क्या ऐसा खास है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में और किस कारण से यह संभव हो पाया? यशस्वी गृह मंत्री ने जो बिल्कुल सही कहा, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से कांग्रेस ने अपने कुशासन के कारण, कुनीतियों के कारण देश को गर्त में डाला। और अब कितनी छोटी छोटी बातें हैं जिसके बारे में हम सबको आज अपने बदलते दौर में उस निर्णय से तुरंत इफेक्ट दिख रहा। 10-11 साल की अवधि माननीय प्रधानमंत्री जी की है, लेकिन 10-11 साल में हम एक एक हर सेक्टर में महसूस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ किस बात की कमी थी। वो सब कुछ तो है जिसकी आधार पर देश और प्रदेश आगे बढ़ सकता है। हमने भी कमोबेश उसी तरह से सोचा कि जब स्किल हमारे पास है, उसको अपने ढंग से खपाने का मार्केट चाहिए। हमारे पास परमात्मा के सब संसाधन है, सब व्यवस्था है। यहाँ प्राकृतिक रूप से भी परमात्मा का आशीर्वाद अपने प्रदेश पे है। और इसीलिए अब इंडस्ट्रियल बेल्ट में जैसे मैं आया तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एग्रीकल्चर साइड में भी अब नर्मदा वैली, नर्मदा माता कब से प्रवाहित हो रही थी, और ये निमाड़ पूरा हमारा एकदम ड्राई इलाका था। मालवा में भी इतनी सारी नदियां, पार्वती, काली सिंध, चंबल, नर्मदा का पूरा लाभ। लेकिन यही इसी पुराने समय में यही विधानसभा हुआ करती थी। इसी विधानसभा में तत्कालीन 10 साल तक जो उनके मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, उन्होंने सबके बीच अनाउंस किया था कि असंभव है। हमने कहा भाई छिपरा जी में अगर नर्मदा जी का पानी मिल जाए तो ये हमारा कुंभ भी अच्छा हो जाएगा, पूरा क्षेत्र पानी के कारण से ठीक हो जाएगा, सिंचाई का रकबा बढ़ जाएगा, मालवा वैसे भी खेती किसानी के लिए बढ़िया है, बाद में इससे इंडस्ट्रियों को लाभ मिलेगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। इंदौर, अगर आप अंदाज लगा लो, नर्मदा जी नहीं आती तो इंदौर आज हमारे प्रदेश का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला शहर इंदौर है। अब अगर ये सब चीजों को जो ना बोले, उनको क्या बोलेंगे? वो फिर बीमारू करके तो छोड़ेंगे। जिनने इन सारी बातों के लिए अपना
आंख के मतलब संबंध में कहा जाता है ना कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर जो आंख बंद करके लेटा रहे उसको क्या करोगे आप? तो ये ऐसे नादानों के मारे संकट था, परमात्मा की दया से वो अब आज बदलते दौर में देखो, नर्मदा का तीसरा चौथा चरण, अब पांचवा चरण अब आ रहा है इंदौर में। नहीं तो यशवंत सागर तो वो तो आजादी के पहले महाराजा यशवंतराव जी के समय बनाया हुआ था। उसके बाद से पानी के प्रबंधन वहां क्या करते हैं? उज्जैन के अंदर क्षिप्रा जी के कारण से अतीत में हमारी 3-4 कॉटन मिल हुआ करती थी, पूरा कॉटन का बड़ा बेल्ट होता था। आज वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी पुरानी होती गई, इंडस्ट्रियों पे ध्यान न देने के कारण से सब तो तालाबंदी हो गई, वहां तक तो ठीक है। मजदूरों का बसाहट पे उनका पुराना बकाया देने का भी कलेजा नहीं, पता नहीं दुर्भाग्य की बात है। अगर सरकार एक विभाग इंडस्ट्री लगाने के लीज पे जमीन देता है किसी उद्योगपति को, और वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, मान लो कोई कारण से इंडस्ट्री बंद कर रहा है, तो वेलफेयर की और बाकी चीजों की चिंता सरकार केवल 2 विभागों के लिए, लेकिन कलेक्टर शपथ पत्र देके कहते थे हमने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, इंडस्ट्री उद्योगपति ने लगाई, तो इंडस्ट्री वाला वही देगा। अरे भाई वो डूब गया, वो क्या देगा, वो तो देने वाला नहीं। लेकिन जो 5,000 10,000 लोग जो उम्मीद में थे, उनका निराकरण करने वाला कौन है? अगर आप ऐसे ऐसे माहौल में छोड़ जाओगे, जब आप श्रम कानून में बदलाव नहीं करोगे, जब आप मजदूरों का विश्वास नहीं जीतोगे, जब औद्योगिकरण के लिए वर्तमान टेक्नोलॉजी के आधार पर उनको प्रमोशन नहीं करोगे, उनके बारे में सोचोगे नहीं, विश्वास कायम नहीं करोगे, मुझे इस बात का संतोष है हमारी सरकार बनने के बाद हमारे अधिकारियों के साथ हमने न केवल प्रदेश के छोटे छोटे स्थान पर, बल्कि देश के अंदर भी बड़े बड़े नगर में जाकर के और देश के बाहर जाकर भी ये प्लेटफॉर्म पकड़ा और ये संवाद करके विश्वास बनाया कि आइए आप हमसे जुड़िए, हम वो सब कुछ देने को तैयार है जिसकी आपको दरकार है। हमको उद्योग की दरकार है, आपको काम की दरकार है, हम दोनों मिलकर के इस प्रदेश को आपके अपनी क्षमता के आधार पर व्यापार व्यवसाय का अच्छा मौका दें। उज्जैन का उल्लेख किया, आपका स्वयं का गृह क्षेत्र भी है, एक तरफ स्पिरिचुअल टूरिज्म का भी हब बन रहा है और दूसरी तरफ मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ी हुई इंडस्ट्री का हब भी बन रहा है। तो ऐसे में एक जो समस्या एमएसएमई के सेक्टर में, पहले तो आज जितने भी इंडस्ट्री से लोग यहाँ पे आए थे उन्होंने सबने कहा कि 87% तक सब्सिडी एमएसएमई को देने वाला महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एकमेव राज्य है और उसका निपटारा भी उसी समय हो रहा है, सारे बैकलॉग निपटा दिए। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपका अभिनंदन सारे एमएसएमई सेक्टर की तरफ से। लेकिन एक समस्या जो सप्लाई चेन की है, जैसे अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषित किया कि कोविड के बाद जिन्होंने जिन्होंने हमारे यहाँ पे उद्योग लगाए उनको हम गारंटी देते हैं कि इतना परचेस हम कम से कम सरकारी इसमें करेंगे। जब ये चाइना के मार्केट के साथ या फार्मा या मेडिसिन मेडिकल इक्विपमेंट्स में जब वो मार्केट में उतरता है, तो क्या आपके जहन में ऐसी भी कोई स्कीम है जिससे हम इनको एक मिनिमम गारंटी का परचेस का कोई ये दे सके? देखिए, आपने जो बात कही वो केवल हम परचेस की बात तो छोड़ें, हम तो और आगे बढ़ के बात कर रहे हैं। हमने तो कहा कि आप अगर रोजगार आधारित इंडस्ट्री लगाते हो तो पर लेबर 5,000 रुपया हम देंगे हमारी तरफ से, हम तो इस पे काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की अपने रोजगार देने वाले कारखानों की तरफ। अदरवाइज वो केवल इंडस्ट्री में मशीनों आधारित काम करेगा तो जो हमको रेगुलर उसको सब्सिडी या जो मदद करना वो करेंगे, लेकिन रोजगार आधारित और बगैर रोजगार आधारित दो जो हमने फर्क किए हैं, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ गारमेंट्स के लिए जो कॉटन हमारे यहाँ होता था, धागा हमारे यहाँ बने, कपड़ा बने, रेडीमेड गारमेंट्स का निर्यात हो, तो हमको ऐसी इंडस्ट्रियों को खड़ा करना ही पड़ेगा जिनसे रोजगार के लिए हमारे आज उसी का परिणाम आप देखें। आप चैट जीपीटी खोल के देख लेना, परमाण इस जो हमारे काम करने का एक तरह से इसका अंतर कितना पड़ा है। आज देश के अंदर सबसे कम बेरोजगारी वाले प्रदेश में से मध्य प्रदेश का नंबर आया, जिसका 1 से 1.5% बेरोजगारी रह गई। इतना बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर हमारे अपने राज्य के अंदर हुए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो इसमें आपने अभी नई मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025 लाई है। मध्य प्रदेश ने पिछले वर्ष बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट समिट भी किया। क्या इसकी उपलब्धियां रही, और यदि
युवा, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो बाहर का भी हो, मध्य प्रदेश में आकर उद्यमिता करना चाहता है, तो ये प्रमोशन पॉलिसी के क्या ऐसे फीचर्स है जिसके आधार पर वो मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश में उद्योग लगाए? हमने दो तरह से काम किया है। हमारा प्रदेश का युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने, इसलिए वो सारे प्रबंधन कर रहे हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री खुद खड़ी करे, अपने काम के आधार पर वो इन व्यवस्थाओं में स्वयं को पाए, जिसके आधार पर वो लोगों को रोजगार दे पाए। दूसरा, हमारे द्वारा अपने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, हर एक क्षेत्र के, ये मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया कमोबेश देश के अंदर दूसरे नंबर का है, और वैसी विविधता भी है, और विविधता के साथ ऐसी बहुत सारी अनुकूलता भी है हर एक क्षेत्र की। ऐसे में कोई सेक्टर माइनिंग का है, कोई टूरिज्म का है, कोई रिलीजियस टूरिज्म का है, कोई, सब अलग अलग प्रकार के हैं। तो हमने ये इनाल पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल बना करके हर एक क्षेत्र के अंदर जो जिस तरह से बढ़ सकता है, समग्र रूप से हमने लगभग 24 नई पॉलिसियां लागू करने का प्रयास किया है। हर एक क्षेत्र में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने का प्रयास किया है, और हर एक क्षेत्र की विशेषता बताते हुए, जैसे आज के ज़माने में हम सब जानते हैं कि बैटरी और इस तरह से बाकी जगह सोलर में पानी बहुत लगता है। एक उदाहरण देना चाहेंगे, हमारे यहाँ नर्मदापुरम करके पास में होशंगाबाद पुराना जिला था। अब यहाँ तवा का, नर्मदा का जल राशि बहुत है, लेकिन उस बेल्ट पे प्रॉपर ध्यान देने का परिणाम आया कि 200 हेक्टेयर से शुरू होने वाली, शायद 200 एकड़ थी ना, 200 एकड़ की, जब हमने पार्क, सोलर पार्क की बात कही, 200 का 400, 400 का जिस दिन हम लोकार्पण भूमि पूजन करने गए, उस समय तक तो वो पूरा भर के 800, और अब 800 के बाद वो 1000 का एक और नया हमको पार्क बनाना पड़ गया। इतनी तेज गति से हमारे यहाँ ये एक तरह से जैसे क्या बोलते हैं इसको, कि हमारी आवश्यकताओं के आधार पर हमने हर एक क्षेत्र को उस इंडस्ट्री से जोड़ करके देखा कि यहाँ वो सब संभावना है। अब ये उसकी विशेषता हमने देखी तो अंदाज लगा लो ये क्यों स्कोप आया। तो स्कोप इसलिए आया कि मध्य में एकदम से हमारी इटारसी का ट्रैक बिल्कुल पास में है, ट्रांसपोर्टेशन की कोई तकलीफ नहीं है, हाईवे भी वहीं से सब प्रकार से रोड ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से भी लाभान्वित होंगे, भोपाल के भी ज़्यादा दूर नहीं है, पानी पर्याप्त है, लैंड सरप्लस है, और वो भी वेस्ट लैंड है जिसमें कोई खेती बाड़ी भी नहीं होती। तो ऐसे अनुकूलताओं को देख देख करके हर एक क्षेत्र को हाथ में लेकर के, अब उदाहरण के लिए वर्षों से हमारे यहाँ शहडोल और पूरे सिंगरौली से हमारा लो अयस्क का रॉ मटेरियल छत्तीसगढ़ और पता नहीं कहाँ का जाता था। तो हमने कहा ये हमारा रॉ मटेरियल से यही सरिया बने, यही स्टील का काम हो। तो अब टाटा टीएमटी वाला सरिया गोयल उनको खुद को अभी दिया है। तो शहडोल के अंदर वो तो क्या, मैं बिल्कुल रायपुर बगल में है, बिल्कुल यहीं रहता था। मेरे वहाँ के बाद कारखाने देश और दुनिया में लगाने जा रहा है, लेकिन ये ध्यान में नहीं आया कि मध्य प्रदेश में भी लगा सकते हैं। तो हमने कहा आओ ना गोयल साहब, हमको क्या परेशानी है। तो उनने आकर के पहली बार शहडोल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की और बड़ी सफलता के साथ हमारे 3000 करोड़ का निवेश अकेला एक व्यक्ति वहीं खड़ा होकर दे रहा है। तो ये कहीं दिल्ली बंबई या दूर से नहीं आना पड़ेगा, अगल बगल रायपुर मध्य प्रदेश में ही लोग ऐसे मिल रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने खड़े करने वाले। मध्य प्रदेश के पास दो बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है। एक तो मध्य प्रदेश का लोकेशन, पूरे देश का एक मध्य प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं कि हार्ट है, और दूसरा है कि मध्य प्रदेश में सब तरह के शिक्षा संस्थान है, आईआईटीज भी है, आईआईएम्स भी है, और एजुकेशन इंडस्ट्री, उनका पॉलिसी मेकिंग में रोल, उनका आरएनडी में रोल, इसको लेकर एक बहुत बड़ी अभी एनईपी 2020 के बाद सारी चिंतन की प्रक्रिया चल रही है। तो आप कैसे देख रहे हैं, ये ब्रिजिंग कैसे करेंगे, एजुकेशन इंडस्ट्री या एकेडमिया इंडस्ट्री इंटरफेस, इसको आगे ले जाने के लिए कुछ योजना बनी है, या बाकी जगह की तरह भी बिग फोर या बाहर की कंसल्टेंसी कंपनियां आकर ही करेंगी, अपने कंसल्टेंसी कंपनियां खड़ी रहे, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इसमें कुछ ना कुछ पॉलिसी इनपुट में रोल दे, ऐसे ऐसे कुछ सोचा है, या इसके लिए कुछ ट्रेनिंग का प्रावधान है? बिल्कुल है, हम इसी तरह से विचार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियाँ खड़ी हो रही तो रोजगार पाने वाले भी यहीं से बने, और यहीं से रोजगार पाने वालों के लिए वही जरूरत पड़ेगी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि ये जो एनईपी आई, एनईपी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री 2020 में जब अनाउंस की, तब मैं ही शिक्षा मंत्री था, और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता, सबसे पहले एनईपी लागू करने वाला कोई राज्य बना तो वो मध्य प्रदेश है, जिसने सबसे पहले इस दिशा में कदम बढ़ाया।
और अभी हमने बहुत सारे नवाचार भी किए, इस दिशा में हम लगातार विचार भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अब केवल मेडिकल कॉलेज के अंदर देश भर के अंदर पहला हमारा देश राज्य बना है जिस राज्य के अंदर अब हमारे पास मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल हम अपनी तरफ से निःशुल्क देने वाले हैं 10 साल तक चलाने के लिए। और 25 एकड़ जमीन जो मेडिकल कॉलेज के लिए जरूर वो 1 रुपए में देने को तैयार है कि आप हमारा हॉस्पिटल भी रखो, डॉक्टर, मरीज, पैरामेडिकल स्टाफ, सारी चीजें हम निःशुल्क आपको देते हैं। आप मेडिकल कॉलेज खड़ा कर दो, बाद में 10 साल बाद अपना हॉस्पिटल आप हमको ले देना, आप अपना नया बना लेना, लेकिन मेडिकल कॉलेज तो बिना पैसे के यहाँ खड़ा हो जाएगा। ऐसे एक नहीं कई 4 तो मेडिकल कॉलेज हमारे अभी टेंडर में चले गए। वैसे कई प्रकार के क्षेत्र, केवल एक ये नहीं और भी बहुत क्षेत्र में हम लगातार इस प्रकार से काम कर रहे हैं। जिसके जैसे उदाहरण के लिए जब हमारी सरकार बनी तो एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग थी और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट अलग था। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है, क्यों होना चाहिए, दो एक ही हो जाना चाहिए, तो दोनों मंत्रालयों को मर्ज करके एक कर दिया। अब आप अभी देखना, अभी हमारा जो 18 तारीख को बजट आने वाला है, तो हमने कहा सरकार अगर बनती तो सरकार की प्रोग्रेस के लिए आम तौर पर लोक लुभावन नीतियों के आधार पर बजट के अवॉइड करते हुए योजनाओं पे ज्यादा गौर करते थे। हमने इसके उलट योजना तो चलेगी लेकिन आय भी बढ़ना चाहिए, और आय बढ़ना चाहिए तो जीडीपी बढ़ाना चाहिए, और हमने कहा 5 साल में हमारा बजट डबल होना चाहिए। तो हमने अपने लिए और 3 साल का आगे एक तरह से प्लान करते हुए बजट पहली बार लाने की हिम्मत या नया नवाचार कोई न किया तो हमारे राज्य ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज ही आप जब इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हो, मैंने आज ही दिन में साइबर मिशन का हमारा एक चरण का शुभारंभ किया कि सभी प्रकार के पंजीयन कराने के लिए अब आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं, घर से आप करोगे, पंजीयन ऑफिस वाला पंजीयन में बैठेगा, लोन देने वाला वहां बैठेगा, और ये हमारा ट्राई पार्टी पंजीयन हो जाएगा। इसमें मुख्तियारनामा हो जाएगा, पावर ऑफ अटर्नी हो जाएगी, या आपके लोन की सुविधा संबंधी सारे दस्तावेजों का बहुत सारी चीजें जो है। यहाँ तक कि अगर आप हाउसिंग बोर्ड और प्राधिकरण जैसी संस्थाओं से भूखंड खरीदते हो, दुकान मकान खरीदते हो, उसका पंजीयन भी घर बैठे हो जाएगा। तो शुचिता के लिए, पारदर्शिता के लिए, व्यवस्थाओं में तत्परता के लिए ऐसे कई नवाचार हम लगातार आगे करते हैं। एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय आपने लिया है। मेरी जानकारी के हिसाब से शायद मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है जिसने एमएसएमई सेक्टर का एनुअल रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस खत्म करके 10 साल का लाइसेंस देने का निर्णय किया है। बहुत ऐतिहासिक निर्णय, इसके लिए तो मुख्यमंत्री जी का और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, फिर भी एमएसएमई सेक्टर वालों का ये कहना है कि अभी भी हमको, चाहे वो बिल्डिंग क्लियरेंस रिलेटेड हो, फायर रिलेटेड हो, इसकी जो क्लियरेंसेस है इसको लेकर और 10 जगह पे, क्या इसमें कोई आपकी प्रमोशनल पॉलिसी में सिंगल विंडो क्लियरेंस की फैसिलिटी कुछ नहीं हो सकती? नहीं, अभी हम लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं और ये एक और बात पे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखना गौर किया होगा, हमने कहा कि हमारे विकास के लिए शहरीकरण भी आवश्यक है, औद्योगिकरण भी आवश्यक है, इसलिए मेट्रोपॉलिटन सिटी कंसेप्ट पे भी जा रहे हैं कि, और उसके लिए बेस आमतौर पर पहले मेट्रोपॉलिटन का अर्थ या मास्टर प्लान का अर्थ केवल आवासीय और कमर्शियल लैंड यूज पे जाते थे। हमने कहा ये बाद में हो जाएगा, पहले औद्योगिकरण होना चाहिए। तो जहां जहां इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्रियल एरिया बेल्ट डेवलप हो गया तो अपने आप जो रेसिडेंशियल कमर्शियल और वो हो ही जाएगा। इसलिए कई प्रकार की चीजों में हम आगे जाकर सुधार भी करते जा रहे हैं, जोड़ते भी जा रहे हैं, और मैं मान के चलता हूं कि आने वाले समय में आपको इसके रिजल्ट भी दिखेंगे। आपकी एक वैचारिक कमिटमेंट भी रही है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी ये कहते रही है कि इंडस्ट्री का विकास होना चाहिए, एग्रीकल्चर का भी विकास होना चाहिए, लेकिन इसकी दृष्टि एकात्म होनी चाहिए। दीनदयाल जी ने जैसे एकात्म मानव दर्शन की बात की, तो ये संतुलन रखने के लिए कि हमको पर्यावरण की भी रक्षा करनी है, औद्योगिक विकास भी करना है, कृषि का भी साथ में विकास बनाए रखना है, तो ये संतुलन कैसे रखेंगे? ये एकात्म दृष्टि अपनी नीतियों में कैसे हम लाएंगे? बहुत सरल है हमारे लिए। जैसे अभी आपने खुद ने विषय को मैंने कहा, और मैंने भी शुरुआत की, आपको ध्यान होगा तो हमने कहा कि रोजगार परक इंडस्ट्री के लिए हम अलग से मदद कर देंगे। इसके पीछे भाव ये कि हम अपनी जो दृष्टि है केवल प्रॉफिट कमाने और उसके आधार पर सरकार चलाने का काम नहीं है, हमारा काम रोजगार दिलवाना भी है। तो रोजगार दिलवाने में अगर उद्योगपति को ये मदद हम करते हैं तो वो रोजगार परक काम करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि कॉटन तो हम लगाएंगे, कपास हमारे खेतों में होगा और उठ करके पूरा कोयम्बटूर जाएगा,
वो कोयम्बटूर में वो कॉटन से कपड़े से आगे उनका सारा धागा बनाकर आगे बढ़ेंगे। तो जो आज से 125 साल पहले हमारे अपने बेल्ट में बड़ी बड़ी कॉटन इंडस्ट्रिया थी, वो सब बंद होती गई। गारमेंट्स के आप थे। ये उसी दृष्टि के अभाव में मुझे इस बात का ध्यान में है, हमारे यहाँ वैसे तो 3 इंडस्ट्री, मेरे को 2 इंडस्ट्री तो बता ही सकता हूँ। जैसे कॉटन के जमाने में पहली बार ऐसा देख रहा थे कि अपने यहाँ, हमारे यहाँ एक विनोद मिल, बीमल मिल और विनोद मिल का उदाहरण देता हूँ। विनोद मिल में कॉटन आधारित उद्योग था जिसपे अपना धागा बनना, कपड़ा बनना और वो आगे जा करके निकलता था। लेकिन उसी समय फाइबर आ गया और फाइबर से ये प्लास्टिक वाला हिसाब आ गया, तो ये हमारा कॉटन पे एक तरह से नजरअंदाजी चालू हो गई। ऐसे नागदा के अंदर भी हमारा जो कॉटन आधारित तो एक भी इंडस्ट्री नहीं थी, बाकी दूसरे प्रकार के जो प्लास्टिक और दूसरी चीजें चालू हुई। तो जब आप एकात्म दृष्टि का मतलब ये है कि जब आपके पास उपलब्ध है और उसको अवॉइड करके आप केवल प्रॉफिट वाली इंडस्ट्री को देखो तो कितने दिन चलेगी वो तो अंततः तकलीफ देगी। और ये हर एक क्षेत्र में, जैसे अभी अगर हमने इंडस्ट्री की बात की तो अभी हमने तो लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात भी कही। अभी कृषि आधारित उद्योगों की बात इसलिए कही कि भी हम हमारी सिंचाई का रकबा अगर बढ़ा रहे हैं, बिजली की क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो किसानों के खेत में तैयार होने वाली मटर, टमाटर, इनकी फूड पार्क में क्यों अपनी प्रोसेसिंग करके उनकी कीमत सही नहीं मिल जाए, हम क्यों वहां खड़े नहीं रहे। इसलिए हमने फसलों के उत्पादन पे भी बोनस देने की प्रक्रिया चालू की। आपको एक आंकड़ा देता हूं, आपको ध्यान में आएगा। 1956 में मध्य प्रदेश बना और सिंचाई का रकबा 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर रहा है। और उसके उलट अभी हमारी सरकार ने लगभग 1.5 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया। तो ये है काम करने का तरीका, जब हजारों लोगों को रोजगार मिले। और ऐसे कैसे दूध उत्पादन में भी अभी आप अंदाज लगा लो, हमने अपने दूध के सेक्टर में पशुपालन के आधार पर हमारे राज्य भौगोलिक दृष्टि से अब आप कई सारे गांव के अंदर मतलब फॉरेस्ट के अंदर के गांव भी है जो केवल पशुपालन पर निर्भर करते हैं। वहां वो खेती भी अच्छी नहीं करते लेकिन दूध उत्पादन की दृष्टि से मदद करते हैं। तो हमारी मिल्क प्रोसेस वाली यूनिट क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, कोऑपरेटिव में क्यों बढ़ावा नहीं आना चाहिए। तो इसका परिणाम निकला कि जहां हमारी सरकार बनने के समय केवल 7 लाख हेक्टेयर हमारे पास दूध हमारे साइड में आता था, आज की स्थिति में है आज हमारे पास लगभग 12 लाख हेक्टेयर से ज्यादा दूध अपने पास आ रहा है और 5 रुपया प्रति लीटर का भाव किसानों को बढ़ा दिया। ये बगैर हमारे केवल उस भाव के आधार पर कि ये जो दूध उत्पादन हो रहा है ये लगभग 50 लाख लोगों को एकदम से लाभ दे रहा है। तो 50 लाख लोगों की जेब पर ही इसका फर्क पड़ रहा है, उनकी आमदनी बढ़ रही। और हमने कहा कि इसको हम 50 लाख लीटर तक ले जाने वाले हैं। इसलिए एक बहुत बड़े सेक्टर पे पशुपालन को बढ़ावा दे करके दूध उत्पादन को बढ़ावा, आज दूध में प्रदेश का देश के अंदर कंट्रीब्यूशन 9% का है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। तो स्वाभाविक रूप से 20% तक ले जाने वाले, तो हमको ये जो इससे लाभान्वित होने वाली संख्या है वो बहुत बड़ी है। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पार्वती काली सिंध चंबल योजना, ये पूरा मालवा, पश्चिमी मालवा का हिस्सा, इधर हमारा बुंदेलखंड पूरा प्यासा था। या निमाड़ में भी हम ताप्ती के बाद का पूरा एक बहुत बड़ा नया इलाका डेवलप कर रहे हैं जिसमें तीनों नदी जोड़ो अभियान का लाभ दिलाने वाले हैं। तो जो मूल रूप से किसानों को उनकी सिंचाई का रकबा बढ़े, फिर फसल के उत्पादन को हम यही औद्योगिक क्षेत्र में खपा दें, एक तरह से फूड पार्क और बाकी चीजों से, यही तरीके से तो आगे बढ़ सकते हैं। एकात्म दृष्टि का भाव तो इसी प्रकार से होम स्टे टूरिज्म में बढ़ा सकते हैं, रिलीजियस टूरिज्म उस क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति को एक दूसरे से अवलंबित होते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए राज्य के संसाधनों का प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग और हर एक की जिंदगी में ये सुख का साधन लिया है। एक महत्वपूर्ण विषय जो एमएसएमई के लिए तो है ही, लेकिन ऑल ओवर इंडस्ट्री के लिए रहता है, वो आजकल जो भाषा चलती है ग्रीन एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मध्य प्रदेश पॉलिसी लेवल पर बहुत सारे बदलाव ला रहा है, लेकिन इसमें हमको पता है सप्लाई चेन में अभी भी चाइना का डोमिनेशन तो बना हुआ है। तो इसको हम पार पाने के लिए क्या खास हमने सोचा है, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, स्पेशली सोलर में हो, विंड में हो, उसकी इंटीग्रेशन में हो, उसको लेकर कोई
पॉलिसी है? हम इसमें भी बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहे हैं और कई बार ऐसे नवाचार किए कि पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है। जैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, कुसुम सी में हमारे सोलर से बिजली बनेगी। अभी तक ये होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी मतलब हम अगर विंड में पश्चिमी मध्य प्रदेश के आधार पर हमारे पंखे चल रहे हैं और वहां से वो बिजली लेके आ रहा है तो उसका लॉस आगे तक पहुंचाने में बहुत नुकसान हो जाता है। अभी एक सिस्टम ऐसा बनाया है कि हर एक ग्रिड सब स्टेशन के पास भी 2 किलोवाट तक का भी कोई सोलर का अपना प्रोजेक्ट डालेगा, 1 किलोवाट का भी किसान भी डालेगा तो उसको लाभ दे करके जहां बिजली की खपत है वहीं बिजली बनवा लेंगे और वहीं उससे खरीद लेंगे। इसी प्रकार से हमारे बड़े बड़े डैम पे हमने पंप स्टोरेज के लिए ये इतनी सरलता के साथ इसका डिस्पोजल कराया है कि आज की स्थिति में देश के तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आ गया रिन्यूएबल एनर्जी में। और इससे और आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के साथ हम एमओयू कर रहे हैं कि हम और आप मुरैना के पास एक बड़ा 2000 मेगावाट का बड़ा एक प्रोजेक्ट डाल रहे हैं कि हमारा और उनके मौसम में ये परमात्मा की कृपा से एक मदद है कि जब हमको सिंचाई की जरूरत पड़ती तब उनको नहीं पड़ती है, जब उनको पड़ती तो हमको नहीं पड़ती है। हमने कहा बिजली हम कॉमन बना लेंगे, जब 6 महीने तुमको वापरना तो तुम वापर लो, हमको वापरना तो हम वापर लेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर के दोनों बिजली का अपना उपयोग करें। ये जो तरीके हैं राज्यों के साथ मिलकर आगे बढ़ने के, ताली बजे तो जोर से ही बजना चाहिए तो आनंद लगे कि हाँ ये लगा क्या हुआ है। तो आप मानकर चल रहे हैं कि दोनों राज्यों में परमानेंटली भाजपा की ही सरकार रहने वाली है? मेरा ये कहना है ये एक संकट यहीं से खड़ा होता है। थोड़े से दृष्टि को, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारे लिए ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा की सरकार को, अब आपने बात निकाल दी तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि हमारे राज्यों के, देश के अंदर के राज्यों के संबंध सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए, प्रेमपूर्ण होना चाहिए। दो राज्यों के बीच शत्रुता क्यों होना चाहिए? दो राज्यों के बीच शत्रुता के परिणाम निकलते हैं कर्नाटक, केरल और आंध्र, तमिलनाडु में कि वो पानी के बंटवारे में मुकदमेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहा है। ये कांग्रेस लड़ाती थी अपने वोटों के कारण से। हमें इस बात का गर्व है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने पार्वती काली सिंध चंबल योजना को लेकर के जब राजस्थान के साथ एमओयू की तरफ कदम बढ़ाया तो हमारे कई अधिकारियों ने कहा कि साहब ये हमारा पानी ज्यादा ले लेंगे, तो ज्यादा पानी लेंगे इसलिए हमको नहीं देना है। तो 20 साल से वो पार्वती काली सिंध चंबल को रोक के बैठे। तो हमने कहा ठीक है, आप इसको क्यों अनुकूलता? बोले साहब हमारी नौकरी का सवाल है। हमने कहा तुम ना लिख दो, मैं हाँ लिख दूंगा, तुमको नौकरी करना, मेरे को थोड़ी करना, हमको तो राजस्थान के साथ से संबंध रखना, हमको क्या फर्क पड़ता है अगर जनता के हित में निर्णय लेना है। अब ये तो सरल बात है कि राजस्थान को पानी की जरूरत है और हमारे पास पानी इतना है। अब आप अंदाज लगा लो कि वो पानी जो हमारा पार्वती काली सिंध चंबल वाला पानी चंबल से बह करके जमुना, जमुना से बह के गंगा और गंगा से गंगा सागर जा रहा है, लेकिन राजस्थान को नहीं दे रहे। ये क्या बात होगी? तो राजस्थान को अगर पानी की जरूरत है तो 15 जिले उनके आनंद में, 13 जिले हमको लाभ मिलेगा। इसका परिणाम क्या निकला कि गांधी सागर जैसा डैम जो आजादी के तुरंत बाद बना था, उस गांधी सागर डैम से एक बूंद पानी हमारा नीमच, मंदसौर, रतलाम नहीं उठाता। आज की स्थिति में पीकेसी योजना के बलबूते पर हमारे चंबल और नीमच का पूरा बेल्ट उसका पानी का लाभ ले रहा है। और इतना ही नहीं, अभी ग्रीनको कंपनी ने पंप स्टोरेज, आपने ग्रीन एनर्जी की बात कही, तो ग्रीनको कंपनी ने आंध्र के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब अपने देश का हमारे यहाँ पंप स्टोरेज का लगाया है। और उनने कहा कि ये पूरा प्लांट अगर हमने 4 साल में आंध्र में लगाया और इसको विदेश में लगाते तो ये जो हम हमारे मध्य प्रदेश में लगाया, बोले ये 10 साल में वो पूरा बनता है। और ये मध्य प्रदेश में 2 साल में इसलिए पूरा बन रहा है कि आप जब हमने इसको लगाने की बात करी, पंप स्टोरेज में क्या करते हैं, एक नीचे पानी का बड़ा एक स्टोरेज रहता है और एक ऊपर पहाड़ पे रहता है। और वो सरल सूत्र ये है कि जब बिजली सस्ती होती है तो सोलर से नीचे का पानी ऊपर पहुंचा देते हैं, और जब बिजली की खपत महंगी होती है या जरूरत ज्यादा होती है तो वो ऊपर से पानी डालते हुए नीचे चलाते हुए बिजली बनाने का काम चला लेते हैं। संयोग से हमारा गांधी सागर का एक बड़ा डैम है जिसके लिए नीचे उनको बनाने की जरूरत नहीं थी, केवल ऊपर उनको एक अपना पंप का पानी का स्टोरेज बनाना था, बना लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा आप एक काम करोगे, राजस्थान से मुख्यमंत्री जी से बात करके वो नीचे की जो क्षमता बनाना, थोड़ा डैम खाली करवा दो। तो अभी हमने पीकेसी योजना में उनको लाभ दिया ही था,
मुख्यमंत्री जी को फोन किया कि थोड़ा पानी कम कर दो। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आपने हमारा इतना बड़ा काम कर दिया, पीकेसी योजना में 15 जिले लाभ में देंगे, तो आपका 2-4 फीट पानी कम करने में हमारा क्या जा रहा है। उन्होंने तुरंत डैम खाली करवाया और जरा हमारा काम चल गया। तो ये 2 साल में काम हो गया। ये राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध का लाभ मिला। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है तो क्या होता है, तो उसका एक राजस्थान के उदाहरण। साथ यूपी में बिजली की बंटवारा कर लिया, केन बेतवा का बंटवारा कर लिया, पार्वती कालीसिंध चंबल के साथ उधर का बंटवारा हो गया। और तो और अब तो हमने और तेजी के साथ ये जो नशे के खिलाफ हम कार्रवाई करते जा रहे हैं, तो राजस्थान के साथ जोड़ करके उनके हमारे बॉर्डर के इलाके में ऐसे मिलजुल करके आपस में राज्यों के लिए ऐसे कई सारे सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर में परस्पर हम काम कर रहे हैं। अब तो चीता भी हमारा दौड़ता दौड़ता कब पता नहीं राजस्थान पहुंच जाता है, फिर लाना पड़ता है हमारे मित्र भाव से। हमारे लिए ये सब आपस में सामंजस्य के आनंद है। अभी उनने कहा आपके यहाँ टाइगर बहुत सारे, तो हमने कहा ठीक है एक पकड़ के आपको दे देते, तभी पहुंचाया हमने 25 तारीख को। तो इन्होंने कहा इसमें क्या है, एक दूसरे के साथ ये सब चीजों के लिए तो बंटवारा राज्यों के बीच होना ही चाहिए। पाकिस्तान थोड़ी है, हमारे राज्य राजस्थान। एक विषय जो बड़ा चिंता का विषय बना हुआ था वो माओवाद का। एमएमसी सेक्टर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का सेक्टर, ये एक सेफ जोन माओवादियों ने अपना एक स्ट्रेटेजिक जोन बना दिया था। पिछले सप्ताह में माननीय गृह मंत्री जी ने जैसे कहा कि हम एक निर्णायक विजय की ओर है, तो अब वहां पे जैसे अभी आपके इंडस्ट्री मिनिस्टर भी कह रहे थे, जनजाति क्षेत्र में भी बहुत सारी इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी है, खास करके मध्य प्रदेश में तो बहुत सारा हीलिंग से लेकर उनके मेटलर्जी स्किल जो धातु से बनने हुए चीजें हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो अभी ये सेक्टर माओवाद से मुक्त होगा, उस सेक्टर के लिए वहां की आवश्यकताओं के, वहां के फॉरेस्ट के कवर को बनाए रखते हुए, उनके जल जंगल जमीन के जो विषय उनको बनाए रखते हुए वहां पे उद्यमिता का विकास हो, इसको लेकर क्या मध्य प्रदेश की सोच है? आप पहले इसका तो धन्यवाद दो कि देश के अंदर सबसे पहले माओवादी का आंदोलन खत्म करा तो नक्सलाइट हमने खत्म किए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पूरे देश से लाल सलाम को आखिरी सलाम मध्य प्रदेश ने किया, हमें इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के ये एक तरह से, मैं अपने अफसरों के शब्दों में कहूं तो सबने कहा था ये असंभव है साहब, ये हो नहीं सकता। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो उनने और कहा था कि बिल्कुल ही असंभव है। हमने कहा क्यों है, तो उनने मुझे एक अच्छा उदाहरण बताया था। उनने कहा एक दिक्कत क्या है, एक तरफ हमारा कान्हा का टाइगर रिजर्व पार्क है, तो उसके कारण से पहाड़ी है, झरने हैं, ऊंचे नीचे लंबा चौड़ा इलाका है, वैसे में जंगली जानवर है, टाइगर से लेके सभी प्रकार के, और बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये इतने बड़े बेल्ट में 70-80 लोग हैं। तो बोले 70-80 लोग को, एक गांव के 70-80 लोग को ढूंढना मुश्किल जाता है, इतने बड़े बेल्ट में सब कहां से पकड़ लेंगे, और ये संभव ही नहीं। ये उनके शब्द थे। फिर वो मेरे को दूसरे ढंग से समझाते थे कि ये इसलिए और दिक्कत है साहब। उन्हें क्या बोले, हमारे यहाँ पिछले 10 साल से एक भी घटना नक्सलवादियों ने नहीं की, तो जब वो उनको लड़ना ही नहीं है हमसे, तो हम क्यों मोर्चा खोले, तो हमको उनको नहीं देखना चाहिए, उनको छोड़ दो उनके हाल। मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है। बोले क्यों, मैंने कहा आप ये कह रहे हो कि वो 10 साल से नहीं किया, लेकिन हमारे देश प्रदेश के अंदर ही 97 में एक मंत्री को घर से निकाल करके वो घर में सोए, और मंत्री लिखीराम कावरे जी को घर से निकाल करके सार्वजनिक रूप से बाहर गांव वालों को इकट्ठा किया, और गोली से नहीं मारा, कुल्हाड़ी से काट काट के मार के बताया उन्होंने, इसी राज्य के अंदर। तो हमने कहा ये कैसे आप कल्पना करो कि अभी तक नहीं हुआ। मैंने कहा ये ऐसा उदाहरण है कि आप बढ़िया अच्छा गद्दे वाला पलंग सुला रहे हो, नीचे सांप घूम रहा, आपके तुम सोए रहो ऊपर नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा। अरे ऊपर क्या नहीं आएगा, नीचे का क्या होगा, पाँव और रख दोगे तो क्या जाएगा, जरा समझ तो लो भाई, कल खतरा क्या है। इसलिए ये खतरा खत्म करना चाहिए, ये नहीं चलने वाला। इसलिए हमने कहा कि बिल्कुल, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है 2 साल के समय में, एक ही साल में 10 खूंखार टाइप के सर्वाधिक दुर्दांत नक्सलवादी, जिन्होंने हमारे उस आह्वान पे हमने कहा कि जो सरेंडर करना चाहेगा हमारी पॉलिसी से हम उसका पुनर्वास करा देंगे,
और जो सरेंडर नहीं करेगा उसको अंततः इस धरती पे तो रहने नहीं देंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे जवानों ने जान की बाजी लगा करके उस अभियान को पूरा किया और पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 का बना है, जहां आज नक्सलवादियों का पूरा हमने सफाया कर दी। जब एक तरफ हमने ये काम किया तो अब दूसरी बार वो पनपे नहीं, उस पर हमने काम चालू किया। उस पे काम चालू करने के कई प्रकार के प्रयोग भी किए हैं। जिनने अच्छे से काम किया उनको हमने पुनर्बसाहट से लेकर के बहुत सारी चीज़ों में जोड़ा। जिनके परिवार में ये घटना आई उनको भी आइडेंटिफाई किया और स्थानीय स्तर पर लगभग 850 नए पदों की पुलिस के अंदर भर्ती करवाई, जो वहाँ अपने दोबारा नया जीवन जीने के लिए, उस क्षेत्र से परिचित होने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर के सभी सेक्टर में भविष्य में वहाँ लोगों को कामकाज कैसे मिले, जो मार्ग है, बिजली है, बाकी मूलभूत सुविधाएं वो कैसे रहे, प्रशासन के साथ समेकित रूप से योजना बना करके दोबारा वहाँ कभी ऐसी चीजों को पनपने नहीं देंगे, इसके प्रबंधन भी हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मतलब क्योंकि माओवाद के इससे मैं बहुत वर्षों से काम कर रहा हूँ, तो और खास करके जब छत्तीसगढ़ का ये अभियान चला तो उसमें भी ऑर्गेनाइजर कुल मिलाकर कम्युनिस्ट वायलेंस को लेकर बहुत वर्षों से काम कर रहा है, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो बंगाल में रहा हो, चाहे वो त्रिपुरा में रहा हो, और माओवादियों का। तो उस कारण से हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये सेंसिटिव विषय रहा है। मुख्यमंत्री जी, जब एमएसएमई की बात आती है तो एक दो महत्वपूर्ण विषय हर बार चर्चा में आते हैं, एक क्रेडिट लाइन, दूसरा एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। और आने वाले समय में अभी आदरणीय मंत्री जी भी बता रहे थे कि आने वाले समय का एआई ये एक बड़ा चैलेंज, जिसमें डेटा मोनोपोली भी है कुछ लोगों के पास, एआई के मॉड्यूल्स भी बाहर के हैं। ऐसे में एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होने वाला है टेक्नोलॉजी एक्सेस का। तो आप इस चैलेंज को कैसे देखते हैं और इसको निपटने के लिए क्या एमएसएमई सेक्टर इसके लिए सक्षम हो, इसके लिए मध्य प्रदेश की दृष्टि से क्या नियोजन आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, ये टेक्नोलॉजी के लिए नवीनता के आधार पर हमेशा चैलेंज रहते ही हैं। और जब कंप्यूटर आए थे तब भी इसी प्रकार का विषय आया था। डिजिटल जब जाने लगे तो उसमें भी माहौल ऐसा बन रहा है। 3D आया तो भी यही माहौल था। अब एआई का समय जमाना भी है, तो साइबर के अपराध भी है, तो साइबर का लाभ भी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे लिए ये सारी चुनौतियों के साथ अवसर भी है। बहुत सारी वो चीजें हैं जिसमें हमको बहुत तेज गति से मौका मिलेगा। ये बात भी सही, बहुत सारी सावधानियां भी रखना पड़ेगी। हम तो उन राज्यों में से भी है जो एक तरह से अभी उस दिशा में नहीं है, जहाँ दक्षिण के राज्य उस दिशा में ज्यादा उनको चुनौतियां हैं। मध्य प्रदेश अभी कमोबेश उस दायरे से अपने आप को Tier 2 में मानता है। तो ये अभी हमारे लिए तो ये अवसर है, हम इस चुनौती से भी निपट लेंगे। और इसमें तो अब हम मौका दे रहे हैं। जैसे आप कभी कल्पना करना, अभी हमारे लिए जब आपने बात कही थी ना स्किल को डेवलप करने के लिए किस तरह से क्या बढ़ना चाहिए, तो अकेले में अपने में चूंकि स्वाभाविक रूप से बात निकलती, तो मैं उज्जैन से आता हूँ। हमारे यहाँ इंदौर में आईटी पार्क लगभग 10-15 साल पहले बन गया था और आईटी पार्क ने अच्छी ग्रोथ ले ली, तो आईटी का हब टाइप का इंदौर हुआ है। लेकिन अब इंदौर के साथ उज्जैन भी होना चाहिए, भोपाल भी होना चाहिए, बाकी राज्य के दूसरे हिस्से। तो अब हमने अपनी सरकार में रहते रहते आईटी पार्क रीवा जैसी जगह पे भूमि पूजन कर दिया और बिल्डिंग बन रही, और उज्जैन में भी बन रही। सारे कॉलेज कैंपस में, इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में उसी की जमीन पर वही बच्चा पढ़े भी सही, उसको रोजगार भी मिले। तो ये कॉमन कॉमन बातें भी हमने रखी है। लेकिन ये मूल जो नैसर्गिक प्रतिभा है, वो प्रतिभाओं को हमेशा अवसर रहेंगे। ये सही बात है कि एआई तो एआई के लिए, एआई की सीमाओं से बाहर जाकर फिर मनुष्य बैठा है, तो वो उसकी प्रतिभा को हम विकसित करते जाएंगे तो ये सब कंट्रोल हो जाएगा। हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से ये सब बातों के लिए सातत्य से काम करने वाले साधना का लंबा मार्ग है भारत का, और भारत के लोग इन सारी चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। ये जरूर चुनौतियां उन सारे देशों के लिए है जिनके यहाँ थोड़ा अभी इन सब बातों की कमी है। हमारे यहाँ मानव खासकर अपनी जनसंख्या से लेकर के प्रतिभाओं के मामले में परमात्मा की कृपा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एक लक्ष्य विकसित भारत का 2047 का रखा है। आपसे अभी अंतिम
प्रश्न मैं विशेष रूप से, और मैं इस पर आपका क्लियर विजन चाहता हूं कि यदि विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश, जो हमने इस सत्र का ओवरऑल थीम भी सोचा, क्या आप उसकी विजन देखते हैं और आने वाले 20-25 सालों में मध्य प्रदेश भारत के लिए क्या ऐसा योगदान देगा कि विकसित भारत की इस यात्रा में विकसित मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान होगा? मध्य प्रदेश के अंदर 25 साल बाद जिस प्रकार से हमने विजन 2047 का रखा है, एक दिन का सत्र बुलाया है और 25 साल का प्लान बनाया है, मैं अकेले हमारी इकोनॉमी की दृष्टि से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश देगा और उसका व्यक्तिगत जीवन में क्या लाभ आएगा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये आई थी पूरे वर्ष की। हमारी सरकार में आज की स्थिति में जब हमने बैठे थे तो वो 1,42,000 थी और अभी 1.5 साल में 1,55,000 हुई। 25 साल में 22,50,000 रुपये महीना प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। ये हमारा अपना विजन। तो इस विकसित मध्य प्रदेश के कौन से महत्वपूर्ण सेक्टर्स होंगे जो वो इस 1 ट्रिलियन में, और इसमें एमएसएमई को लेकर इस एमएसएमई सेक्टर की आप क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है और सरल बात है। एमएसएमई तो हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इसमें सबसे बड़े पैमाने पर अगर कोई राज्य की प्रगति होगी तो हमारा वो राज्य है जिसमें वो हेवी इंडस्ट्री पे कम निर्भर है। एमएसएमई लघु कुटीर उद्योगों की बहुत बेसिक जरूरत रहेगी और हम उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, हमको संकोच भी नहीं है। हमने कहा कि ठीक है, हमारे पास आज की दिशा में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, लेकिन केवल एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से काम नहीं चलेगा। एमएसएमई को प्रमोट करना, लघु कुटीर उद्योग को प्रमोट करना, इसी से बात बनेगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब आज की स्थिति में आज हम अपनी सब प्रकार की प्रगति देखते हैं तो सबसे तेज गति से प्रगति करने वाले इस सेक्टर से हम आगे जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने इतना समय दिया और मध्य प्रदेश 2047 की इस यात्रा से हमको अवगत कराया। मैं मानता हूं कि पूरे देश भर में हम लोगों को पत्रकार के नाते तो बहुत सारे राजनेताओं के साथ और गवर्नेंस में महत्वपूर्ण पोजीशन रहने वाले लोगों के साथ बात करनी पड़ती है। डॉक्टर मोहन यादव जी की खासियत है, बहुत से कठिन विषय को सामान्य व्यक्ति के साथ समझ में आए इस भाषा में कहने की उनकी जो खासियत है, वो मैं मानता हूं कि वो केवल जो व्यक्ति ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है और जिसको विजन व्यापक है वही कर सकता है। आप ऑर्गेनाइजर के मंच पर आज आए और अपने विचार हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।